ये 8 अगस्त 2024 की बात है। हरियाणा के एक जाने माने डॉक्टर साहब अपनी कोठी पर सो रहे थे। तभी उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आती है। डॉक्टर साहब फ़ोन उठाते हैं तो इधर से एक खूबसूरत लड़की बात कर रही थी। वो कहते हैं, तुम्हें किससे बात करनी है? तो उधर से लड़की कहती है, मुझे आप ही से बात करनी है। वो कहते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो लड़की कहती है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब धीरे धीरे डॉक्टर साहब उस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बाथरूम के अंदर तक शुरू हो जाती है। अब उधर जो लड़की बात कर रही थी वो अपने कपड़े हटाना शुरू करती है और इधर ये डॉक्टर साहब ये भी अपने कपड़े हटाने लगते हैं। अब दोनों एकदम निर्वस्त्र अवस्था में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन डॉक्टर साहब को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ कोई रिकॉर्ड कर रहा है। दरअसल वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो चुके थे और इसी के चलते उनके खाते से लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। आपने इसी तरह की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी कि कोई फेक सीबीआई ऑफिसर बन के बात करता है तो कोई अनजान लड़की व्हाट्सएप पर कॉल करके निर्वस्त्र हो जाती है। दरअसल ये सारे साइबर ठगों की एक चाल है जिसमें अगर कोई फंस जाए और होशियारी से काम न ले तो उसकी जमा पूंजी खाली हो सकती है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई अपने आप में अजब है, गजब है, अनोखी है। अगर हम इसे भारत के इतिहास की ऐसी पहली कहानी कहें कि किसी ठग को किसी ने ठग लिया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठग खुद ठगी का शिकार हो जाता है और ये कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब लोगों के पास ये कहानी पहुंचती है, लोग ये कहने लगते हैं कि कानपुर के उस लड़के को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, जिसने वाकई अपने सामने वाले को चारों खाने चित कर दिया और एक बेहतरीन संदेश दिया। आज की कहानी से आपको एक ऐसा सीख मिलेगा कि आप कभी भी जो है ठगी का शिकार होने से आराम से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक इलाका है, बर्रा विश्व बैंक। दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र सिंह होता है। 6 मार्च 2025 को उसके पास एक फ़ोन पहुंचता है। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं सीबीआई से आनंद तिवारी बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुमने बहुत सारी अश्लील वीडियो देखा करते हो। शायद ही तुम्हारे मेरे पास 36 अश्लील वीडियो हैं और 12 फ़ोटो हैं। तुम्हारे खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपका व्हाट्सएप नंबर पर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। इतना कहता है और इतना कहने के बाद वो फ़ोन काट देता है। और जैसे ही इस भूपेंद्र सिंह के पास एफआईआर की कॉपी आती है तो बाकायदा उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, उसका नाम मेंशन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। तभी कुछ देर के बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है और दोबारा फ़ोन आने के बाद सीबीआई ऑफिसर जो कि आनंद तिवारी, वो कहता है कि देखो, आपने अब इस तरह की जो एफआईआर कॉपी देखने के बाद जो भूपेंद्र सिंह होता है वो थर थर काँपने लगता है, घबरा जाता है। इधर से धमकी दी जाती है, ये बात तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को अगर पता चलेगी तुम्हारी इन करतूतों के बारे में तो शायद तुम्हारे माँ बाप कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इस तरह की बात सुनने के बाद वो लड़का रोने लगता है, यानी कि भूपेंद्र सिंह रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, दरअसल मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ। यदि ये बात मेरी माँ मेरे पिता को पता चल गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मेरा तो घर से निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। इस तरह की बात जब उस लड़के ने कहानी शुरू की तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, 12वीं के स्टूडेंट हो। जब ये बात सुनी जाती है तो कहता है कि ठीक है, तुम 16,000 रुपये का इंतज़ाम कर लो और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 16,000 रुपये का इंतज़ाम करने की जब बात आती है, अब वो लड़का कहता है कि साहब, मैं 16,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगा? वैसे भी मैं 12वीं का छात्र हूँ, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब बात ऐसे ही छोड़ने की आती है तो सामने वाला तो ऑफिसर वो मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तभी उसे एक याद आता है, एक कहानी याद आती है। दरअसल वो कहता है कि मैंने कुछ महीने पहले अपने ही घर से एक सोने की चैन चोरी कर ली थी और सोने की चैन चोरी करने के बाद एक सुनार है, मैं उसको वहाँ पर गिरवी रख कर आ गया था। अब ये बात जब उसने सामने वाला सुनता है तो बोला, मैं इसमें क्या करूँ, इस कहानी के बारे में? तो कहता है कि उस चैन को अगर हम बाज़ार में बेचते हैं या उनसे बात करते हैं तो लगभग 40,000 रुपये की चैन वो बिक जाएगी। इसीलिए उस चैन को वहाँ से छुड़वाना पड़ेगा। यदि मैंने वहाँ चैन बेचा तो बात मेरे घर तक पहुँच जाएगी और घर तक इसलिए पहुँच जाएगी क्योंकि वो मेरे दोस्त के पापा की जो दुकान है। जैसे साइबर ठग ने ये बात सुनी तो साइबर ठग ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या करना होगा? वो कहता है कि साइबर साहब, 3,000 रुपये की जो है ज़रूरत है। मैं 3,000 रुपये उस सुनार को दूंगा और वहाँ से उस चैन को उठाऊंगा। उसके बाद उस चैन को किसी दूसरी जगह बेच कर आऊँगा और आपके पैसे आपको दे दूंगा। बाकी पैसे मैं अपने पास रख लूँगा। ये साइबर जो ऑफिसर था उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम
मुझे अपना फ़ोन पे नंबर जो भी है वो दे दो। अब उस पर जो है पैसे ट्रांसफ़र कर देता है वो 3,000 रुपये 6 मार्च 2025 को ये ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। और ट्रांसफ़र करने के बाद वो इंतज़ार करने लगता है कि आखिर अब 7 तारीख को फिर दोबारा फ़ोन किया जाता है कि तुमने वो काम किया कि नहीं किया। उसने कहा कि सर मैंने चैन तो छुड़ा लिया, आप देख सकते हैं। उसका जो है फ़ोटो बाकायदा उसको भेजता है और फ़ोटो भेजने के बाद दिखाता है चैन तो आज़ाद हो चुकी है, लेकिन आपको तो पैसे की ज़रूरत है, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे सुनार के पास जाता है और दूसरे सुनार के पास जाने के बाद उस चैन को गिरवी रख देता है और गिरवी यानी कि उसे बेचना चाह रहा था। जैसे ही उस चैन को बेच रहा था तो सुनार ने कहा कि ये तुम शायद चोरी करके लेकर आए हो और इसलिए तुम ये यहाँ से जा नहीं सकते हो। अब किसी तरकीब से वो तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन चैन उसकी मिलती नहीं है। अब सुनार कहता है कि अगर चैन आपको चाहिए या तो अपनी माँ को लेकर आओ या तो अपने पिता को लेकर आओ। अब उधर जो सीबीआई ऑफिसर था, जब उसने फ़ोन किया तो उसने पूरी कहानी बताई कि जो दूसरे वाले सुनार के पास जाता है, सुनार को चैन बेचने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने चैन तो अपने पास रख ली। वो कहता है कि चैन आपको एक ही शर्त पर मिलेगा, या तो अपने माँ को लेकर आओ या तो अपने पिता को लेकर आओ। अब वो लड़का रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मैं क्या करूँ, मेरी चैन भी हाथ से निकल गई है और माँ बाप को मैं लेकर जा नहीं सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो कहता है कि किस तरह की आपको मदद चाहिए। वो साफ साफ कहता है कि मदद की क्या, आप मेरे पिता बनकर उस सुनार से बातचीत कर लेना। सुनार से आप बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि वो चैन मुझे वापस कर दे या फिर चैन के पैसे मुझे दे दे। जब इस तरह की बात थी तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब वहाँ सुनार के पास तुम जाओ तो मेरी उससे जो है बातचीत करवा देना। अब जैसे ही वो सुनार के पास जाता है तो सुनार से बातचीत करने लगता है। सुनार बातचीत करता है और कहता है कि इस छोटे से बच्चे को चैन लेकर अपने आपने भेज दिया है, ये चोरी करके लेकर आया है, कहाँ से लेकर आया है। कुछ इस तरह की बातचीत होती है ये सुनार के बीच में और जो सीबीआई ऑफिसर होता है क्राइम, वो उसके और सुनार के बीच में। आखिर दोनों की सहमति बन जाती है और सहमति बनती है कुछ 3500 रुपये देने पर, कि आपको 3500 रुपये देने ही पड़ेंगे और 3500 रुपये देंगे तब आपकी चैन जो है छोड़ी जाएगी। कुल मिलाकर उसके खाते में यानी कि 3500 रुपये डाल दिए जाते हैं और 3500 रुपये डालने के बाद वो उस चैन को लेकर फिर चला जाता है। अब की बार उसने कहा कि मैं चैन को बेचूंगा नहीं, बल्कि चैन को मैं कुछ और सोचता हूँ। वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक सोने की चैन है और मैं एक परेशानी में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जब दोस्त को कहता है ठीक है, इसके लिए एक रास्ता है, इसको अगर हम गोल्ड को जमा कर दें और उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास का लोन इस पर आराम से मिल जाएगा। दोस्त के माध्यम से इस तरह से बातचीत करता है। फिर उस व्यक्ति के यानी कि साइबर ऑफिसर जो होता है उसका फ़ोन आता है। सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि अब क्या प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं। तो उसने कहा कि मेरे जो है एक दोस्त से बातचीत हुई है और इस चैन को रखने के बजाय हमें इस पर जो है 1 लाख करीब 1,10,000 रुपये का लोन मिल सकता है, गोल्ड लोन मिल जाएगा। इसीलिए बस हमें वहाँ जाना है। अब ये यहाँ जाते हैं यानी कि गोल्ड लोन की दुकान पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी समझते हैं और कहानी समझने के बाद फिर उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं जो ऑफिसर होता है। ऑफिसर कहता है कि क्या है। उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि आपको अगर गोल्ड लोन लेना है तो उसका एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब इस तरह की बात थी। उस ऑफिसर ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, चैन को आप दे दो और जो पैसे हैं मैं उसके खाते में डाल रहा हूँ। कुल मिलाकर 3 या 4 बार में उन्होंने धीरे धीरे करके 9,500 रुपये उस व्यक्ति से ले लिए। अब उस व्यक्ति से यानी कि जो ऑफिसर था, सीबीआई का ऑफिसर था, उसने 3,000 रुपये एक बार डाले, 35 रुपये एक बार डाले और 3,000 रुपये एक बार, लगभग 9,500 रुपये दे दिए। और उस लड़के ने अब एक तरह से कन्नी से काटने लगता है। जब कन्नी काटने लगता है तो उसके बाद फिर बचने की कोशिश कर रहा था। उधर से वो लगातार फ़ोन कर रहा है। तब उसने धमकाना शुरू किया और उसने कहा कि मेरी एक बड़ी सीनियर ऑफिसर हैं, तुमसे बात करेंगे और देख लेना तुम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी लगातार मदद कर रहा हूँ, कदम कदम पर मदद कर रहा हूँ और तुम इसमें लापरवाही मत बरतो। लड़का भी बात करता है, यानी कि भूपेंद्र जब भी बात करता था वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बात करता था, डरते हुए बात करता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। उसकी उम्र लगभग 32-33 साल के आसपास है। वो कोई 12वीं का स्टूडेंट नहीं था। जिस सुनार की वो बात कर रहा था वो सुनार जो बनता है तो उसका ही एक दोस्त होता है, खास दोस्त, उसके साथ ही प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। कभी वो सुनार बन जाता है तो कभी वो गोल्ड पर लोन देने वाला एक आदमी एजेंट बन जाता है। और इसी तरह से करते करते उसने 3-4 दिन तक इस साइबर ठग करने वाले व्यक्ति से बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान उसने उल्टा ही साइबर ठगी
जो ठग करने के लिए फ़ोन किया था उसको ही ठग लिया। इसके बाद जो उसकी वीडियो ऑडियो होती है और सोशल मीडिया पर ये जो ऑडियो होती है वो वायरल हो जाती है। और जैसे ऑडियो वायरल होती है तो उसके बाद चाहे वो बड़े बड़े अखबार हो, दैनिक भास्कर हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर और अन्य अखबार हो, हर जगह ये खबर चलने लगती है और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। ये कुछ कहानी जो इन दोनों की बातचीत होती है उसका कुछ अंश है जो आपको मैं ऑडियो के रूप में है वो सुनवाना चाहेंगे, उससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर सारा कुछ डाल दिया, वो बोल रहा है कि एड्रेस इसमें डाल दो, क्या है जो अकाउंट एड्रेस है। अकाउंट एड्रेस है जी मतलब अकाउंट नंबर तो नहीं डाला? नहीं, अकाउंट नंबर भर दिया सर हमने। आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ सर हमने डाल दिया है। डाल दिया है जी क्योंकि हम पोस्टिंग होकर आए थे, जो मेरा कार्ड है मतलब जो खाता है जी ये बेटा कानपुर का है। कानपुर का है तो सर उसमें पता बोल रहा है कि उसमें पता डालिए, उसमें जो आधार कार्ड में हो। क्योंकि सर जिला मांग रहा होगा कानपुर। कम अमाउंट होता सर तो चला जाता, कम अमाउंट होता तो सर चला जाता, लेकिन बड़े अमाउंट में 1 लाख से ऊपर है ना सर। नहीं तो तुम ऐसा करो जी तुम्हारा कोई अकाउंट है मतलब तुम्हारे में? सर मेरा अकाउंट नहीं है सर कोई। तुम्हारे मतलब भूपेंद्र का? नहीं सर, भूपेंद्र का सर वो स्टूडेंट वाला सर खाता है, लेकिन सर उसमें नहीं आएगा, बड़ी अमाउंट में नहीं आएगा सर, स्टूडेंट खाता है। हमारे पास अकाउंट नहीं है तो सर वो बोलना है कि पिन नंबर और ये दोनों चीजें इसमें भरनी पड़ेगी। जैसे पिन नंबर, पिन कार्ड नंबर बोल अकाउंट का जी, अकाउंट का पिन कार्ड नंबर जो है इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि सर बोल रहे हैं 49,000 के ऊपर कोई रकम होती है तो उसमें पिन कार्ड लगता है। पैन कार्ड कहाँ है? सर अकाउंट में आधार पैन कार्ड तो सर जरूरी रहता है, तो कह रहा वो लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है बेटा। सर वो हमने सारी सर चीजें भर दी हैं सर, मेरा भी क्योंकसमय हो रहा 2-4 हो गया है। यदि फोन पे भी पैसा चला जाएगा? सर फोन पे भी सर हमने कभी कराई नहीं इतनी बड़ी रकम सर। बेटा पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तेरा, बेटा वो उसका किसी का भी लगाओ, दोस्तों का, क्योंकि हमारे पास नहीं है। समझे? जी सर। सर इसमें लगाना पड़ेगा सर। सर जैसे कानपुर का सर कहाँ का खाता था सर, हम अगर एड्रेस उसमें डाल दें, उसमें बोल दें कि अब यहाँ पे रह रहे हैं ये कानपुर में, सर कहाँ का एड्रेस डाल दें इसमें कानपुर में? मतलब एड्रेस ही डालना है ना? जी एड्रेस डालना, हम बोल देंगे कि अब ये यहाँ पे रहने लगे हैं, पहले यहाँ पे रहते थे कानपुर में। बोल देंगे कि कानपुर में पहले यहाँ रहते थे, अब ये और कहीं रहने लगे हैं तो हम कानपुर वाला एड्रेस डाल दे रहे हैं, किराए पर रहते थे हम बोल देंगे। दिक्कत ना आ जाए? नहीं सर दिक्कत सर क्यों आएगी सर, दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि सर हम डाल रहे हैं पैसे। मान लो जो अकाउंट खुला हुआ है जी कहना लगता है। अच्छा कहना तो सर, लेकिन दिक्कत सर नहीं होगी सर, क्योंकि सर हम बताएंगे नहीं ना सर किसी से, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हम बोल देंगे कि हमने दोस्त को दे दिया था, दोस्त जो है मकान खाली करके चला गया, पता नहीं कहाँ रहता है। कानपुर नगर, ठीक है जी तो सर क्या बोल दें उनसे, कहना मतलब जहाँ का खुला हुआ है जहर के गाँव का है जो मेरे पास है जी। कहना तो तुम बड़ी यार प्रॉब्लम उठाती हो।
तो सर आपकी मदद कर रहे हैं सर। हम तो तुरंत सर हमने अमाउंट भी भर दिया 1,15,000 रुपये सर। 1,15,000 का अमाउंट भर दिया है। 1,15,000 रुपये का अमाउंट भरने की बात है। मैंने तुमसे बोला था अकाउंट नंबर डालने से पहले उससे पूछ लेना। सर अकाउंट नंबर तो सारी चीज़ें, लेकिन कह रहा था सर उसमें, लेकिन सर दिक्कत नहीं होगी सर, हम नहीं बताएंगे सर किसी को, क्योंकि सर पकड़े मारे तो सर हम भी जाएंगे ना, लेकिन हम बताएंगे नहीं सर, क्योंकि अब पापा इतना हमको प्यार करते हैं, मारेंगे भी नहीं, क्योंकि पापा जी पैन कार्ड इसमें नहीं है। तो सर उसमें एक्चुअल सर एड्रेस तो उसमें सर डालना पड़ेगा क्या सर? डाल दे इसमें हम। इसमें कुछ भी डाल दो। सर कहना सर नगर है क्या सर? ये कहना नहीं, कहना कानपुर नगर है। कहना कानपुर नगर सर। शाखा सर कौन सी डाल दें? शाखा सर शाखा जो है ग्रामीण बैंक की है। सर शाखा ग्राम नहीं सर, जो जहाँ एड्रेस है उसकी शाखा सर। कौन सी शाखा? जी जहाँ पर एड्रेस है सर उसकी शाखा। जिस जगह पे रहते हैं 20/14। जी हो गया। सर क्या डाल दें? 20/14 ये सर क्या पता है कि कोड वर्ड है सर? कोड वर्ड है। ठीक है सर, देखिए हम डाल रहे हैं सर, क्योंकि मेरा भी समय हो रहा है सर। रिजेक्ट कर लेना, सब हटा के फिर दूसरा 20 तारीख को दूसरे कागज ठीक करवा के जाना, ठीक है? आपने इस पूरी रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि किस तरह से उस लड़के ने एक ठगी करने वाले को उल्टा ठग लिया, और उसके बाद उसने डीसीपी के पास जाने के बाद एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने कहा कि कुछ इस तरह से जो है मुझे धमकी दी जा रही है। अब इस मामले के वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस की कोशिश है कि जिसने ये ठगी के लिए कोशिश की थी, हालांकि वो खुद ठगा गया, लेकिन पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके पास न जाने कितने लोगों के पास रोज़ जो है तमाम फ़ोन आते होंगे, बताया जाता है कि आपका बेटा फला जगह पकड़ा गया है, आपके अकाउंट पर गड़बड़ है, अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, आपके ऊपर ईडी का छापा पड़ने वाला है। इस तरह की नई नई कहानी गढ़ी जाती है और लोग ठगा जाते हैं। कुछ लोग जो होशियारी से काम लेते हैं, जैसे कि ये भूपेंद्र। अब कुछ लोग जो है डर जाते हैं और वो अपना जो जमा पूंजी होती है वो सामने वाले पर लुटा देते हैं, और वो लूटने वाले आराम से लूट कर निकल जाते हैं, और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ठगी हुई है तो वो पश्चिम बंगाल में रहने वाला है, और अगर पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति के साथ ठगी होती है तो वो पता चलता है कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसीलिए दूर दराज के लोगों के और पूरे नेक्सस पूरा इनके जो होता है टीम होती है, उनको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको जागरूक होना है, आपको सतर्क होना है, सचेत होना है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो सके।